हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन आर्टिकल 21। तो हमने अभी तक देखा कि आर्टिकल 21 है नो पर्सन शैल बी डिनाइड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। फिर हमने उस आर्टिकल को 4 कीवर्ड्स में डिवाइड किया, चारों कीवर्ड्स हमने समझे। इस लेक्चर में हमें समझना है व्हाट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, what is the relation of this procedure established by law with due process of law which is there in Constitution of America। तो आज हम इस पे बात करेंगे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, दोनों का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या अप्रोच है, कौन सा ज़्यादा बेहतर है, इन सब चीज़ के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ ये केस लॉज देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की मदद से इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को दे दिए हैं। एंड दिस इज, बिलीव मी, टिप ऑफ द आइबर्ग, वी हैव प्लेथोरा ऑफ राइट्स। हर राइट्स है, मेडिकल केयर का राइट्स है, एजुकेशन का राइट है, स्पीडी ट्रायल, कुछ कुछ यहाँ लिखे हैं और बहुत कुछ राइट्स मैं इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ। क्लीन एनवायरनमेंट का फंडामेंटल राइट है। तो ये सारे राइट्स हमको सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं विद आर्टिकल 21 से। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो लेट्स स्टार्ट दिस। इफ यू रीड आर्टिकल 21 you will find the phrase procedure established by law. So what article 21 says कि if there is a procedure established by law then only So what is Article 21? Article 21 is no person shall be denied of life and personal liberty except procedure established by law. इसका मतलब आर्टिकल 21 बोल रहा है कि अगर प्रोसीजर है तो आप लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कर्टेल कर सकते हो, वायलेट कर सकते हो। ठीक है, और अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। मीन्स आई कैन से आर्टिकल 21 इज एक्चुअली परमिटिंग द वायलेशन और डिप्राइवेशन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इफ देयर इज अ लॉ। और लॉ भी ये नहीं बोल रहा है आर्टिकल 21 कि व्हाट इज लॉ, व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉ, इज द लॉ गुड और नॉट। आर्टिकल 21 इज ओनली कंसर्न्ड इफ देयर इज अ लॉ such kind of life and personal liberty can be deprived। ठीक है, अब दिक्कत क्या हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, उसमें ये वर्ड यूज नहीं किया गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, रादर दे हैव यूज्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है दैट द लॉ शुड बी जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर। It is not like any piece of legislation passed, any piece of legislation passed by parliament or appropriate authority is law. US Constitution says it should be due process of law. US Constitution को कोई मतलब नहीं है कि law है कि नहीं। US Constitution go beyond law and checks whether the law is good or not, whether the law is just, reasonable and fair or not। लेकिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना देखेगा कि लॉ है कि नहीं। अगर एक लॉ है जो आपका लिबर्टी एंड लाइफ कर्टेल कर रहा है देन इट्स फाइन, तब ये अगेंस्ट नहीं है आर्टिकल 21 के। लेकिन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन देखेगा कि लॉ तो है जो आपको डिप्राइव कर रहा है आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से, लेकिन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ये भी देखेगा कि ये जो लॉ है वो जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर है कि नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ जब 1950 में ए.के. गोपालन केस आया सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट हुआ, ए.के. गोपालन ने ये चीज़ रखी दैट लॉ शुड बी रीजनेबल। So section 3 of Preventive Detention Act is not reasonable, it's not just, because it is in infringement of article 13, 19, 21, 14, 22। ठीक है, तो ए.के. गोपालन में अपीलांट ने ये बोला, आर्ग्यू किया कि ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है इट शुड बी इंटरप्रेटेड एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना, और जो लॉ है उसको जस्ट, रीजनेबल होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी विल ओनली चेक 3 थिंग्स
And what three things are there? Are those? Firstly, we will see whether there is law or not. पहले law होना चाहिए. Secondly, we will see that whether the law has been passed by the appropriate authority or not. ठीक है. And thirdly, हम लोग ये देखेंगे कि whether the executive has followed that procedure or that law or not. तो जब A.K. गोपालन के वकील ने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट को ये भी चेक करना चाहिए कि वेदर द लॉ इज रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर और नॉट, सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग नो, वी आर नॉट, we will not do that, rather we will only check three things: whether there is a law or not, secondly whether that law has been passed by appropriate authority or not, thirdly whether that procedure of the law has been followed or not. So for example, पार्लियामेंट ने एक बहुत ही ऐसा कानून बना दिया है विच इज इन वायलेशन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट. ठीक है, फंडामेंटल राइट 19 में वो कर्टेल कर रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? अगर ये लॉ है और आपका कोई फंडामेंटल राइट कर्टेल हो रहा है और एग्जीक्यूटिव ने उस लॉ की मदद से ही आपको डिटेन किया है, तो इट इज नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 परमिट्स द स्टेट टू डिप्राइव लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इफ देयर इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. समझ आ रहे हो? समझ आ रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आर्टिकल 21 इज ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेचर. We are not going to check what is law, what is the intention behind law, what is the outcome of law. We will not check about the intention of law, rather we are only going to see whether executive has followed the law or not. तो ऐसा लिमिटेड इंटरप्रिटेशन A.K. गोपालन केस में दिया सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में. ठीक है, और यही चीज़ हमने देखा खरक सिंह में भी हुआ. खरक सिंह में जब एक पुलिस रेगुलेशन था जो कि डोमिसाइल विजिट्स देख रहा था, सीक्रेट पिकेटिंग ऑफ होम कर रहा था और बहुत ज़्यादा सर्विलांस था हिस्ट्री शीटर पे, हैबिचुअल ऑफेंडर में, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये जो पुलिस रेगुलेशन है ये इनवैलिड है क्योंकि इट इज़ नॉट पास्ड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. और सेम केस गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में हुआ, वेयर दैट पुलिस रेगुलेशन हैड बैकअप ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन. तो वहाँ पे सेम डोमिसाइल विजिट को मतलब अपहेल्ड किया गया कि हाँ ये सही है क्योंकि ये एक लॉ बोल रहा है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट टिल 1978 was not checking what is law, was not interpreting procedure established by law as due process of law. क्योंकि जहाँ आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंटरप्रेट किया वहाँ आपको चेक करना पड़ेगा कि लॉ रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर है कि नहीं. वो जो लॉ है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? इट इज़ लाइक एवरीबडी शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयर हियरिंग होना चाहिए. नो बडी शुड बी जज ऑफ हिज ओन केस. तो ये सब कुछ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं. सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अंडर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. दैट इज आपको जो लॉ है वो नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करे, वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल रहें. लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में ऐसा कुछ नहीं है. अगर पार्लियामेंट ने कुछ भी पास कर दिया, कचरा भी पास कर दिया है, तो एग्जीक्यूटिव अगर वो फॉलो कर रहा है तो इट इज़ नॉट अगेंस्ट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आया समझ में? है ना? तो अब हम देखेंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो इन A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, Supreme Court is saying the expression procedure established by law means procedure enacted by law. ठीक है, सिर्फ हमें ये देखना है कि वो लॉ दे रहा है कि नहीं. enacted by law by the state. The majority in A.K. Gopalan case rejected the argument that the law in Article 21 is used in the sense of just and reasonable law. एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. रिजेक्ट कर दिया ये आर्ग्यूमेंट. उसके बाद यही रीजनिंग फॉलो हुई ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला.
इसमें क्या हुआ, शिवकांत शुक्ला वॉज एक्चुअली डिटेन्ड एंड दिस वॉज द टाइम ऑफ इमरजेंसी, तो इनको डिटेन कर लिया गया था। तो दिस पर्सन चैलेंज द डिटेंशन एंड सेइंग दैट दिस डिटेंशन इज अगेंस्ट आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। अगेन सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग फॉलोइंग दैट AK गोपालन केस कि ये डिटेंशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 21 इज सस्पेंडेड, इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 सस्पेंड है, इसलिए कोर्ट अभी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि तुम्हारा ये डिटेंशन लॉफुल है कि नहीं। तो इट वॉज अगेन अ वेरी डार्क काइंड ऑफ जजमेंट इन अवर हिस्ट्री, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि ADM जबलपुर 1976 का केस है, अब आ रहा है केस लॉ मनिका गांधी 1978, जस्ट 2 years आफ्टर दिस, and we'll see how the whole jurisprudence revolving around article 21 is going to be changed। ठीक है, तो मनिका गांधी में क्या हुआ, मनिका गांधी में इनका पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया गया था और इनको अब्रॉड नहीं जाने दिया था। अच्छी एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताऊं कि मनिका गांधी में आर्टिकल 21 को वाइडर इंटरप्रिटेशन तो दिया, लेकिन इस केस में मनिका गांधी को कोई रिलीफ नहीं मिला था। इंटरप्रिटेशन अच्छा आया, जजमेंट अच्छा आया, लेकिन मनिका गांधी को रिलीफ नहीं मिल पाया था। एनीवेज, सो व्हाट हैपेंड इन मनिका गांधी केस, मनिका गांधी केस में कोर्ट एक्चुअली एग्रीड एंड एस्टैब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 14, 19 and 21. So if you remember in the last video I told you that the lawyer of AK Gopalan was saying that article 20, 14, 19, 21 they all are इंक्लूसिव, इनको एक्सक्लूसिव मत करो, सबको एक साथ इंटरप्रेट करो, दे बोथ आर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने AK गोपालन में क्या बोला, नो, दे ऑल आर एक्सक्लूसिव, वी कैन नॉट मतलब कंबाइन ऑल ऑफ देम। ये जो सेम आर्ग्यूमेंट था मनिका गांधी में एक्चुअली जजमेंट बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट आर्टिकल 14, 19 and 21 आर इंटर रिलेटेड, सो इफ it is a procedure established by law, that procedure under article 21 has to qualify article 14। article 14 क्या है, reasonable होना चाहिए। article 14 में हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन हो सकती है लेकिन reasonable क्लासिफिकेशन हो, the law should not be arbitrary। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मनिका गांधी में बोल रहा है कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है अंडर आर्टिकल 21, इट हैज टू क्वालिफाई आर्टिकल 14, दैट इज द प्रोसीजर हैज टू बी रीजनेबल, द प्रोसीजर कैन नॉट बी आर्बिट्ररी। एट द सेम टाइम दिस प्रोसीजर ऑल्सो हैज टू सेटिस्फाई आर्टिकल 19, दैट इज if there is any kind of restriction, that restriction should be reasonable restriction which is there in article 19। So in this way these all articles are interrelated, exclusive नहीं है। तो अगर कोई procedure established by law है, that procedure, that law has to satisfy article 14 and 19, they both are interrelated, sorry, they all are interrelated, है ना। तो अगर, और वैसे भी एक चीज़ बताओ, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में हमारे पास 6 राइट हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, असेंबल, यूनियन और ट्रेड ऑक्यूपेशन, ये हमारे पास 6 राइट्स हैं। डोंट यू थिंक सो दैट इन अ वे दे ऑल आर पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, लाइफ में ये सब भी तो इंक्लूड हो रहा है ना। सो फ्रॉम द ईयर 1978 मनिका गांधी का जब केस हुआ, उस साल उस केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट हैज स्टार्टेड including almost all kind of essential rights under article 21, fundamental right बताने लगे। and see I have written here, for example, right of prisoner in state of Maharashtra versus प्रभाकर पांडुरंग। इस केस में क्या हुआ था कि ये जो प्रिजनर था उसको इंटरव्यू लेने के लिए रिपोर्टर्स आए थे तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है या he has this right under article 19 clause 1, he can give the interview, merely a person is क्या बोलूँ, accused नहीं बोलूँगी, prisoner बोलूँगी, और merely a person has been convicted, it doesn't mean that he has no fundamental right, उसके पास ये right है कि वो अपना इंटरव्यू दे। तो और
with this, along with this, many other kind of rights were also declared, in this case, right of prisoner. Then we have legal aid, that is, in the case of M.H. Hoskote versus State of Maharashtra, Supreme Court is saying that if the accused person is not able to afford litigation, then that litigation should be at the cost of the state. That's why free legal aid became a fundamental right under Article 21 in the case of M.H. Hoskote versus State of Maharashtra. Likewise, in the case of Husainara Khatun versus State of Bihar, Supreme Court is saying that right to have speedy trial is also a fundamental right. इसी टाइम हमारे पास सुनील बात्रा का केस था, है ना? तो मैं पूरे केस नहीं लिखे क्योंकि बहुत सारे केस हैं, 50-60 केस है, ईजिली इतना नहीं हो पा रहा था. एनीवेज आई हैव डिसाइडेड कि मैं हर टॉपिक पे एक एक वीडियो बनाऊंगी. फॉर एग्जांपल राइट टू डाई पे बनाएंगे, राइट टू प्राइवेसी पे बनाएंगे, राइट टू हैव मेडिकल केयर पे बनाएंगे, राइट टू एजुकेशन पे बनाएंगे. तो हम सेपरेट वीडियो सारी राइट्स पे बनाएंगे क्योंकि हर जगह बहुत सारे केस है. राइट टू एजुकेशन में ही हमारे पास कम से कम 5-6 लैंडमार्क केसेस हैं. ठीक है, राइट टू डाई का क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है इंडिया में, डेथ पेनाल्टी का क्या पोजीशन है, ये जितनी भी चीज़ें हैं आर्टिकल 21 में सेपरेट वीडियोस में बनाऊंगी हर एक राइट पे. अभी के लिए मैं थोड़ा एक साथ सब पढ़ा दे रही हूँ. ठीक है, तो स्पीडी ट्रायल हुसैनारा खातून ने बोला कि इट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट. फिर फेयर ट्रायल इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, ये बोला गया जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात है, लिखा नहीं है मैंने. जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2006. Again, in the year 2012, very recent judgment, Ratiram versus the state of MP, Supreme Court is saying that right to fair trial is a fundamental right. फिर राइट टू एजुकेशन पे उन्नी कृष्णन है, टी.एम. पाई है, मोहिनी जैन है, बहुत सारे केस हैं, अलग से वीडियो बनाएंगे. तो राइट टू एजुकेशन भी है हमारे पास. राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस एंड डेथ एंड एनकाउंटर, इस पे भी हमारे पास है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. और जो फेमस केस लॉ है डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. जब आप सीआरपीसी पढ़ोगे, सीआरपीसी में जब आप अरेस्ट पढ़ते हो और भी 1-2 एफआईआर पढ़ते हो, बेल पढ़ते हो, इन सब में डी.के. बासु इज द लैंडमार्क केस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है. तो इस केस में राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस, डेथ, टॉर्चर, एनकाउंटर, इन सबको बोला था कि ये नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट. फिर राइट टू कंपनसेशन, अब इस पे भी बहुत सारे केस है राइट टू कंपनसेशन पे. दैट इज with the help of Article 21, Supreme Court has started giving compensation to victims. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन श्री राम फूड फर्टिलाइजर केस, वो एक केस था, ओलियम गैस लीकेज केस था. तो इन सब केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने विक्टिम्स को कंपनसेशन दिया और बोला कि ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21. ठीक है, उसके बाद है राइट टू ह्यूमन डिग्निटी. ह्यूमन डिग्निटी पे अभी का केस है जीजा घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ह्यूमन डिग्निटी पे बहुत सारे केसेस हैं और ये स्टार्ट हो गया था फ्रांसिस कोरोलरी से, है ना. इवन खड़क सिंह में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू लाइफ इज नॉट जस्ट एनिमल एग्जिस्टेंस. फ्रांसिस कोरोलरी में भी बोला है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा में भी बोला है. अभी रिसेंटली 2016 में जीजा घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी बोला है. इस केस में क्या हुआ था, ये जो जीजा घोष सर हैं, ये एक्चुअली इनको फ्लाइट अटेंडेंट्स ने फ्लाइट पे जाने से रोक दिया. इनके पास टिकट भी था, बोर्डिंग पास भी था, आईडी कार्ड भी था, सब था, लेकिन फिर भी इनको फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दी क्योंकि इनको एक डिसीज थी, शायद लेप्रोसी था कि क्या था, है ना. तो इस पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि बिकॉज दिस पर्सन इज हैविंग दिस पर्टिकुलर डिसीज विच इज नॉट कंटेजियस, ऐसा कोई हानिकारक डिसीज नहीं थी, बट स्टिल द फ्लाइट अटेंडेंट्स डिनाइड दिस पर्सन टू बोर्ड द फ्लाइट विच इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी, है ना. उसके बाद राइट टू लाइवलीहुड पे हमारे पास केस है ओल्गा तेलिस वर्सेस बीएमसी. इसमें क्या हुआ था, देयर वाज एन एक्ट ऑफ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ सम ईयर, आई फॉरगॉट. तो इसमें क्या हुआ था कि जो पेवमेंट पे हट रहती हैं या कुछ लोग पेपर बेचते हैं, मतलब कुछ दुकानें नहीं रहती हैं पेवमेंट पे, जहाँ फुटपाथ पे, तो उन सबको हटाया जा रहा था.
तो इस फिर ये लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि राइट टू लाइवलीहुड इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, तो ये जो ये तुम हटा रहे हो ये सही नहीं है ना। फिर राइट टू शेल्टर, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, शेल्टर भी तुम्हारा एक राइट है। प्रिवेसी, प्रिवेसी पे बहुत सारे केस लॉ हैं। आर राजगोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें बोला गया है कि अ पर्सन हैज़ राइट टू प्रिवेसी। फिर हमारे पास स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मधुलकर नारायण, इस केस में क्या हुआ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अ वुमेन ऑफ इजी वर्च्यू इज ऑल्सो हैविंग राइट टू प्रिवेसी। तो हमने देखा है ना कुछ महिलाएं मतलब इफ़ रेड लाइट एरियाज में रहते हैं, प्रोस्टिट्यूट होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दे डू नॉट हैव राइट टू प्रिवेसी। सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट अ वुमेन ऑफ इजी वर्च्यू इज हैविंग राइट टू प्रिवेसी। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि तुम प्रोस्टिट्यूट हो तो भैया हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, उसका येस और नो मैटर करता है, राइट टू प्रिवेसी। उसके बाद हमारे पास राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस है, जिसमें हमारे पास केस है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला गया है कि a hospital, whether state hospital or private hospital, has duty to give medical care to a person। तो ये भी फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। फिर हमारे पास राइट टू स्लीप भी फंडामेंटल राइट है, जो हमें हमारे मम्मी पापा जगाते रहते हैं ना सुबह सुबह 4 बजे, उसके अगेंस्ट भी हमारे पास फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट टू स्लीप, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। दिन भर सोओगे तो ऑब्वियसली मम्मी पापा मार के जगाएंगे, सोने का भी एक टाइम होता है। तो इस पे हमारे पास केस है रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बाबा रामदेव को जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रामलीला मैदान में, तो रात में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई रात में क्यों कर दिया, रात में इंसान सोएगा नहीं क्या, क्योंकि स्लीप इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। तो ये जो रात में तुम्हारा अनअनाउंस्ड लाठीचार्ज था, दिस इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू स्लीप, ठीक है। वही अगर दिन में ये लाठीचार्ज होता तो राइट टू स्लीप नहीं आता। रात में सोने का टाइम है यार 12-1-2 बजे, तो सोने दो, अभी लाठीचार्ज मत करो। इंटरेस्टिंग केस है, पढ़ना आप लोग। तो विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 21 वी हैव many fundamental right and this is just a tip of the iceberg। अभी बहुत सारी फंडामेंटल राइट है, हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे और पढ़ेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ करो। अभी तक मैं नहीं बोलती थी, बट देन आई हैव रियलाइज्ड कि यू पीपल आर जस्ट वॉचिंग एंड नॉट सब्सक्राइबिंग। इफ़ यू कैन डू प्लीज़ डू, अदरवाइज ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, नो कंपल्शन। And next video will be on Article 22 of the Constitution. Thank you so much.